Hello everyone. So now we're going to talk about the next topic, which is efficiency and effectiveness. Now this topic is a topic जिसकी terminology कोई नई नहीं है. आप ना 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो efficiency effectiveness. Obviously एक organization को, एक person को, किसी को भी क्या होना चाहिए, efficient और effective होना चाहिए. But now today we are going to actually read two topics from your strategic management based on that. कौन कौन से टॉपिक्स है ये मैं दिखाती हूँ. एक तो आपको एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस के बारे में डिफरेंस पढ़ना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ना है, और दूसरा पढ़ना है इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप. मतलब कि अगर कोई एंटिटी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों को बढ़िया करती है, एक को अच्छा करती है, एक को बुरा करती है, और या फिर दोनों को ही नहीं कर पाती, तो क्या वो कंपनी सर्वाइव कर पाएगी या नहीं. सो रिलेशनशिप ध्यान दीजिएगा एग्जाम में कि आपसे उसने एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का डिफरेंस पूछा है, रिलेशनशिप. इतनी बारी मैंने देखा है बच्चा क्वेश्चन ढंग से पढ़ता नहीं है, डिफरेंस पूछा होता है वो रिलेशनशिप लिख के आ जाता है, रिलेशनशिप पूछा होता है वो डिफरेंस लिख के आ जाता है ना. सो बेटर ये है आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो. In my video, I'm going to start first of all with the meaning of efficiency and effectiveness. पहले हम ना meaning की बात कर लेते हैं, meaning समझ लेते हैं. मैं meaning आप हमें क्या समझोगे, हमें तो पता है meaning efficiency और effectiveness का. मेरे एंगल से meaning समझिए ध्यान से. हाँ जी. So first is efficiency and second is effectiveness. Efficiency का मतलब क्या होता है, कम लागत में करना, कम टाइम में करना, इसे बोलते हैं efficiency. And effectiveness का मतलब होता है सही चीजें करना. ये तो थी नॉर्मल डेफिनेशन. मैं आपको इसको एज एन एग्जाम्पल समझाती हूँ. With the help of example, I'm going to make you understand about what is the difference between these two terminology and what is the meaning of these two terminology. हाँ जी. आपका पेपर है बेटा ESN का, ठीक है, और आपको पता है कि आपको एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए कितने दिन मिलता है, मुश्किल से डेढ़ दिन मिलता है एग्जाम टाइम में, है ना. सो आप ऑडिट का पेपर लिख के आते हो और आपको ESN के लिए प्रिपेयर करना होता है, isn't it? अब क्या हुआ, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे. यहाँ पर दो बच्चे हैं. फर्स्ट बच्चा है वो कहता है कि मैं जो हूँ अपना कंटेंट जो है ESN SM का 8 चैप्टर SM के और 5 चैप्टर EIS का, आज मेरा टारगेट है कि मैं आज इसके 5 चैप्टर निपटा लूंगा. हमने कहा ठीक है, बट उससे सिर्फ 3 चैप्टर ही हो पाते हैं. एक बच्चा ये है. और एक दूसरा बच्चा है, उसकी हरकतें देखेंगे सुनेंगे. दूसरा बच्चा जो है ना वो कहता है कि मैम अगला पेपर तो FMECO का है, ITSM तो लास्ट में होता है, क्योंकि ना ये ओल्ड सिलेबस से उसने शिफ्ट किया था और ओल्ड सिलेबस में ITSM लास्ट पेपर होता है. तो उसको ये ध्यान में रहा कि ESN तो लास्ट पेपर होता है, कल तो FMECO का पेपर है. और बट मैम देखा जाए तो FMECO तो एग्जाम्प्ट होती है ना ओल्ड सिलेबस के लिए. चलो कोई बात नहीं, लिटरल मीनिंग में मत जाइए, इसको एग्जाम्पल से समझिए. अब मान लीजिए कि एग्जाम है ITSM का और आप पढ़ के चले जाए FMECO, अब तो आपके अंडे ही आएंगे ना. इसका मतलब ये है कि एफिशिएंसी जो है उसमें हम बोलते हैं कि कम लागत में करो, कम टाइम में करो, कम से कम टाइम में जितना करोगे उतना बढ़िया, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी. बट जब आप सही चीजें करते हो उसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस. सो यू नो दैट एफिशिएंसी से भी ज्यादा बड़ा रोल किसका होता है, इफेक्टिवनेस का होता है. गॉट इट. चलिए अब पहले मैं इसकी रिलेशनशिप कराऊंगी, उसके बाद फिर हम डिफरेंस पे आएंगे. अब आप रिलेशनशिप में देखिए, यहाँ पर एक मैट्रिक्स गिवन है. मैट्रिक्स में हमने क्या किया, दो एक्सेस गिवन है, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस. एक्स एक्सेस पे मैंने इफेक्टिवनेस दिखाया है, इफेक्टिव इनइफेक्टिव, और वाई एक्सेस पे एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी. ये आपने अपने रेगुलर बैचेस में पढ़ रखा है, बिकॉज यू आर नाउ कोर्स टेकिंग द फास्ट ट्रैक बैचेस, सो यू नो कि हम मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, है ना. सो जो हमारा रेगुलर बैच होता है उसमें हम अच्छे से समझाते हैं, बट फास्ट ट्रैक बैच में आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास में ये एक्स एक्सिस है और इसमें हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. इट इज अ 2x2 मैट्रिक्स, इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव, और यहाँ पे वाई में एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट. ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे. नाउ वी हैव 4 cells, cell number 1, cell number 2, cell number 3 and cell number 4. Now the first cell we have the effectiveness as well as the efficiency. In the second cell we do have efficiency but we are ineffective. In the second cell we are effective but not efficient. And in the fourth cell we are neither efficient nor effective.
अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जो ऑर्गेनाइजेशन बेटा यहां लाई कर रही है, जो ना तो इफेक्टिव है ना तो एफिशिएंट है, तो मरेगी मरेगी ना तो एफिशिएंसी से काम कर रही है ना तो इफेक्टिवली काम कर रही है, ये तो गई। अब जो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली भी काम कर रही है और जो ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली भी काम कर रही है, यही तो आगे बढ़ेगी, सक्सीड एंड थ्राइव। क्योंकि ये जितना माल बनाने के लिए लेती है, इनपुट जितना लेती है, उतना अच्छे से आउटपुट देती है, कोई वेस्टेज नहीं करती है, अच्छे से एफिशिएंटली काम करती है, लागत कम लगाती है, तो ये इंडस्ट्री तो, ये वाली कंपनी तो आगे बढ़ेगी बढ़ेगी। और इफेक्टिव भी है, ये सही डायरेक्शन में चल रही है, जो जिस डायरेक्शन में इसको चलना चाहिए उस डायरेक्शन में चल रही है, तो इफेक्टिव भी है, एफिशिएंट भी है, तो ये कंपनी तो आगे फ्लरिश करेगी करेगी। अब हम बात करते हैं अबाउट दीज टू सेल्स। कौन कौन से सेल्स है बेटा? सेल नंबर 2 एंड सेल नंबर 3। अगर आप नोटिस करेंगे तो बेटा एक सेल है सेल नंबर 2 और एक सेल है सेल नंबर 3। या तो मुझे चुनना पड़ेगा इनएफेक्टिव ज्यादा बुरा है, और या तो मुझे चुनना पड़ेगा इनएफिशिएंसी ज्यादा बुरी है। आप मुझे बताओ, मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया था, एक बच्चा जो ITSM का पेपर होता है उसमें FME को पढ़ के चला जाता है, उसकी लुटिया डूबनी है, या एक बच्चा जो 4 चैप्टर की जगह 5 चैप्टर की जगह सिर्फ 3 चैप्टर रिवाइज कर पाता है, उसकी लुटिया डूबेगी। ऑब्वियसली मैम जो पेपर में गलत एग्जाम का पढ़ के चला गया, गलत सब्जेक्ट पढ़ के चला गया, तो अगर आप इनअफेक्टिव हैं, यू हैव टू डाई, बट धीरे करके, क्योंकि आप अपने गोल्स की तरफ एस्पायर नहीं कर रहे हो, यू विल डाई। आज नहीं तो कल मरोगे ही मरोगे। बट इफ यू आर इनएफिशिएंट, यू कैन स्टिल सर्वाइव। मे बी आप खाते ज्यादा हो और काम कम करते हो, बट इट्स फाइन, एटलीस्ट यू आर ऑन द राइट पाथ। गॉट इट? एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि एक्सप्लेन कीजिए वाई सेल नंबर 2 is worse than cell number 3। वो पूछता है कि why cell number 2 is worse than cell number 3, और आपको ये पूरा का पूरा जो 4 पॉइंट्स है विद द डायग्राम विद द मैट्रिक्स, ये आपको बनाना होता है। ओके, चलिए रीड करते हैं। सो कहता है इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड इन सेल 1, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सेल 1 के अंदर है तो हम बोलेंगे भैया ये तो बहुत बड़ी चल रही है, इट इज वेल प्लेस्ड एंड इट विल फ्लरिश। ये तो आगे बढ़ेगी, उम्दा काम करेगी, क्योंकि ये तो सही डायरेक्शन में भी है और एफिशिएंटली भी काम कर रही है। आप ध्यान से सुनेंगे, कहते हैं फ्लरिश इसलिए करेगी बिकॉज इट इज अचीविंग व्हाट इट एस्पायर्स। मतलब ये इफेक्टिव है, जो ये चाह रही है ये उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, और विद अ गुड इनपुट आउटपुट रेशियो, और साथ में एफिशिएंट भी बहुत है, अच्छा खासा गुड इनपुट आउटपुट रेशियो लेके आगे जा रही है, तो ये कंपनी तो आगे बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की विच इज प्लेस्ड इन सेल नंबर 2 एंड 4। कहते हैं जो 2 एंड 4 में है, ये देखिए, इधर देखिए, 2 एंड 4 बेसिकली देखा जाए द इनइफेक्टिव एरिया, मतलब कि जो चाहे एफिशिएंट हो या ना हो, बट अगर वो इनइफेक्टिव है तो बेटा उसकी बात वो करता है, क्या कहता है? एन ऑर्गेनाइजेशन इन सेल नंबर 2 एंड 4 विल बी रूइंड। आज नहीं तो कल वो ऑर्गेनाइजेशन जाएगी ही जाएगी, अनलेस वो अपनी डायरेक्शन को कोई ना कहीं सही ना कर ले, कम से कम कोई स्ट्रेटेजी तो लगा ले। नेक्स्ट वो कहता है, और बात करें इन दोनों में से, सेल नंबर 2 में से सेल नंबर 3 में से, तो इसमें से कौन सा वाला वर्स्ट है बेटा? सेल नंबर, कौन सा वर्स्ट है बताएंगे? इनइफेक्टिवनेस, विच इज सेल नंबर 2, बिकॉज इन द लेटर, क्योंकि सेल नंबर 3 में कम से कम वो सही डायरेक्शन में तो है, भले ही इनपुट आउटपुट रेशियो वो ज्यादा खींच रहा है। सो दैट्स इट, वी आर डन विद द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स। आइए अब इसका डिफरेंस करते हैं। हाँ जी, so the first difference is the meaning. It means to do to the things right, सही तरीके से करना ताकि इसकी सही कॉस्टिंग आए, सही लागत आए। एंड इफेक्टिवनेस मीन्स डूइंग द राइट थिंग्स, चीजों सही चीजें करना इज इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी शॉर्ट टर्म इन नेचर होता है, इफेक्टिवनेस लॉन्ग टर्म इन नेचर होता है, क्योंकि इफेक्टिवनेस आपको लॉन्ग रन पे जो है हर्ट करता है।
देन ये ऑपरेशनल नेचर होता है, ये स्ट्रेटेजिक इन नेचर होता है। इफेक्टिवनेस कब बुरी होती है? जब आपकी स्ट्रेटेजी खराब होती है। और इफेक्टिवनेस कब बुरा होता है? जब आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बुरी होती है, ऑपरेशनल काम बुरा होता है। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन व्यू पॉइंट से देखते हैं हम एफिशिएंसी को, और यहाँ पे फॉर्मुलेशन के टाइम पे देखते हैं, क्योंकि फॉर्मुलेशन के टाइम पे ही हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कंपनी किस डायरेक्शन में जाएगी। उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इफेक्टिवनेस डिसाइड हो जाती है। और एफिशिएंसी कब होती है? जब हम इंप्लीमेंट करते हैं एक्चुअल में स्ट्रेटेजी को। इंप्लीमेंटेशन के टाइम कहते हैं कि बेटा वेस्टेज कम करो, कम से कम टाइम में काम करो। Got it? So this is the difference between efficiency and effectiveness. एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो या रिलेशनशिप, दोनों ही टर्मिनोलॉजीज बहुत बहुत जरूरी हैं। इसको ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से लिखिएगा। ओके, और अलग से क्वेश्चन आ ही सकता है इस वाले पार्ट से, ये मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए सर, थैंक यू सो मच। So now we are going to talk about the next topic, which is strategic change. ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। चेंज का मतलब क्या होता है? डेल्टा पढ़ा है आपने, स्ट्रैटेजिक चेंज। डेल्टा यानी चेंज। मैं बोलती हूँ कि कोई न्यू वैल्यू है, कोई न्यू वैल्यू है और कोई ओल्ड वैल्यू है, तो अगर मैं ओल्ड को हटा के न्यू वैल्यू कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? चेंज। तो अगर मैं ओल्ड स्ट्रैटेजी को हटा के न्यू स्ट्रैटेजी लगा दूं तो क्या बन जाएगा? स्ट्रैटेजिक चेंज। बस हो गया टॉपिक। आइए चले देखते हैं। मैम आप तो इतना आसान करा देते हो, पता भी नहीं चलता। हाँ जी बेटा, फास्ट ट्रैक का मुद्दा पता है क्या है? फास्ट ट्रैक का मुद्दा ये है कि मैं आपको जो मेन चीज है ना उसको क्रक्स में करके आपको फटाफट से बता दूं। और अगेन आई एम रिपीटिंग, डू नॉट फॉरगेट टू डू द ICAI बेस्ड क्वेश्चंस। और मैं चाहती हूँ कि आप जो है अमेंडमेंट्स भी काफी अच्छी तरीके से करें। आपको जितनी भी वीडियोस मिल रही है वो सारी अमेंडेड मिल रही हैं, और आपको जो हैंडमेड नोट्स मिले वो भी सारे A to Z अमेंडेड मैंने आपको दिए हैं। आपको कहीं को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट अमेंडमेंट्स को अच्छे से करके जाइएगा। चलिए, सो स्ट्रेटेजिक चेंज कहता है चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी। हमने ओल्ड स्ट्रेटेजी से क्या करी? चेंज करी बाय ब्रिंगिंग द न्यू स्ट्रेटेजी। नई स्ट्रेटेजी लेके आए। अब भैया दिमाग थोड़ी खराब है, क्यों लेके आए? ड्यू टू चेंज इन द एनवायरमेंट। एंड यू नो दैट हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा, मेकिंग एडजस्टमेंट्स ओवर दी टाइम। क्योंकि वक्त चेंज होता है, एनवायरमेंट चेंज होता है, तो हमें स्ट्रेटेजी भी चेंज करनी पड़ती है। अब वो कहता है कि जब आपको चेंज को लाना हो, तो आपके पास में क्या स्टेप्स हैं? स्टेप नंबर 1, 2 एंड स्टेप नंबर 3। तो हमने कहा दे रहा 3 स्टेप्स। अगर आपको चेंज लेके आना है तो आपको 3 चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे पहला देखो कि आपको चेंज चाहिए भी, या फिर आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी एनवायरमेंट में चेंजेस जो हुए हैं उसके अकॉर्डिंग कंपैटिबल है। अगर हमारी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी एनवायरमेंट की कंपैटिबल है तो मैं चेंज काय करूंगी? मैं तो नहीं करूंगी। एंड अगर मेरी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी एनवायरमेंट की कंपैटिबल नहीं है तब मैं क्या करूंगी? तब मैं चेंज करूंगी। इसका मतलब मैं क्या करूंगी? एनवायरमेंटल एनालिसिस। एंड एनवायरमेंटल एनालिसिस का मतलब क्या होता है? स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस स्टेप नंबर 1 रीड भी कर लेते हैं साथ साथ। इट नीड्स environmental scanning which includes SWOT analysis and determine where lacuna मतलब कहां पर कमी है, ताकि हम उसको क्या करें? वहां पर चेंज कर दें। बात समझ आई? तो हमने पहले देखा कि क्या हमारी स्ट्रेटेजी एग्जिस्टिंग वाली एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ठीक है। अगर ठीक है तो ओके, और नहीं ठीक है तो ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे। स्टेप नंबर 2 तभी आएगा। तो स्टेप नंबर 2 पे आ गए। स्टेप नंबर 2 में क्या कहता है? कहता है क्रिएट अ शेयर्ड विजन टू मैनेज द चेंज। कि बोलता है बेसिकली अब आपने जो सपना देखा है उस सपने को अचीव करने के लिए आपको एक शेयर्ड विजन करना पड़ेगा। मतलब समझेंगे मेरी बात को। बात ऐसी है, ध्यान से सुनिएगा, कि एनवायरमेंट में चेंज होने की वजह से हम अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेसिकली वी वांट कि हमारा जो सपना है वो पूरा हो जाए। ओके, अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये टर्मिनोलॉजी है शेयर्ड विजन। शेयर्ड विजन, पहले इस टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, देखेंगे। देखो, एक टर्मिनोलॉजी है विजन, एक टर्मिनोलॉजी है विजन। मैंने या तो इसके आगे प्रीफिक्स लगा दिया, क्या बन गया? शेयर्ड। और मैंने एक आगे सफिक्स लगा दिया, क्या बन गया? विजन शेयर्ड।
एक टर्मिनोलॉजी ये बन गई और एक टर्मिनोलॉजी ये बन गई, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 क्या होता है, टर्म 2 क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। टर्म 2 में जब मैं सफिक्स के रूप में लगाती हूँ शेयर को, तो क्या करती हूँ, जो कंपनी ने सोचा होता है, जो कंपनी सोचती है, जो विजन होता है, वो कंपनी बनाती है। कौन बनाती है, कॉर्पोरेट लेवल के लोग बनाते हैं और नीचे जाके कम्युनिकेट कर देते हैं कि भाई तुमको ये काम करना है, बात खत्म। इसको क्या बोलते हैं, टॉप डाउन अप्रोच। क्या बोलते हैं, टॉप डाउन अप्रोच। उनसे कुछ नहीं बात करी, कुछ नहीं पूछा, जो मन में आया उसको बनाया और उन पे इंप्लीमेंट कर दिया कि भैया जाओ ये करके लेके आओ, हमारा ये सपना पूरा करो। और ऑन द कॉन्ट्रेरी वी हैव शेयर्ड विजन। हमने कहा विजन तो अभी भी रखेंगे कंपनी का, बट कैसे बनाएंगे उस विजन को, शेयर्ड तरीके से। कैसे बनाएंगे, शेयर्ड। हम जो है ना बाकी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, हम इन सबके लोगों को क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे, मीटिंग में बिठाएंगे, क्योंकि एट लास्ट यू आर द पीपल ऑन द ग्राउंड फ्लोर। आप ही तो काम कर रहे हैं, तो आप ही तो बता सकते हैं कि क्या करना है प्लस और क्या करना है माइनस। तो आपने अभी भी विजन बनाया, बट आपने मिलकर विजन बनाया, मिलकर विजन बनाया। इसको बोलते हैं शेयर्ड विजन। ओके, अब इस टॉपिक के ऊपर आते हैं, इसको समझते हैं। ये टॉपिक कहता है क्रिएट अ शेयर्ड विजन। शेयर्ड विजन क्यों, कि आप मिलजुल के कंपनी का नया विजन बनाइए टू मैनेज दी चेंज। देखिए क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव्स एंड विजन ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड कोइंसाइड। मतलब क्या है, भैया आपने कहा आज ये काम नहीं करना, आज इस स्ट्रेटेजी को चेंज करना है। सामने से बंदे कह रहे हैं भैया हम क्यों चेंज करें, तो हम उनको बताएंगे शेयर्ड विजन कि देखो हम तुमसे पूछ के तो आगे बढ़ रहे हैं, तुम बताओ तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है। तुम्हारे इवन कोई पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे, हम उनको भी फुलफिल करते हुए चलेंगे। हम सारी हम सारे लोग, हमारी पूरी कंपनी साथ मिलकर चलेगी। और इससे क्या होगा, जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है, वो जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो चेंज हम चाहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन जो चेंज हम चाहते हैं, वो बनावटी नहीं होगा, वो सचमुच में हैपन होगा। तो उसने बोला कि अगर आप चेंज करना चाहते हो, सो टू मैनेज द चेंज यू शुड क्रिएट अ शेयर्ड विजन। ओके, लास्ट पॉइंट कहता है लास्ट में इंप्लीमेंट दी चेंज। आपने शेयर्ड विजन कर लिया, सबके साथ मिला के बना लिया। नाउ दिस इज द एक्शन स्टेज। Change process must be regularly monitored and reviewed to analyze the effects of the change. बात खत्म हो गई। So this was the strategic change. अब आगे चलते हैं। अब आगे बेटा ये इंसान मिलता है हमें। ये कौन है बेटा, कर्ट लुवेन। क्या नाम है इसका, कर्ट लुवेन। ये इंसान कहता है कि जब आपने कोई चेंज लाना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और आप चाहते हो कि वो जो चेंज है वो लॉन्ग लास्टिंग बने। मैम लॉन्ग लास्टिंग, अरे लिपस्टिक लगाते हैं लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं कि ज्यादा देर तक टिकी रहे। सिमिलरली हम ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज लेके आए, वो चेंज ज्यादा देर तक टिकी रहे, इसके लिए कर्ट लुवेन ने बोला कि ये 3 स्टेप फॉलो कर लो। हमने कहा ठीक है भैया, पहले चेंज पढ़ा। अब हम कह रहे हैं कि कर्ट लुवेन कह रहा है कि चेंज को ज्यादा अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग करना है, तो ये 3 चीजें कर लो। सबसे पहली चीज क्या करनी है, अनफ्रीज द सिचुएशन। मतलब पहले लोगों को पुरानी सिचुएशन से बाहर निकालो, उसके बाद नई सिचुएशन में डाल दो और फिर उनको रीफ्रीज कर दो। मतलब क्या है, देखो पहले मैं मोदी जी की बात करूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। मोदी जी एक बार कुर्सी पे क्या बैठे, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने कुर्सी पे जो लोग बैठे थे उसको क्या किया, अनफ्रीज। चलो खड़े हो, ये मेरी कुर्सी है, मैं बैठूंगा। उसके बाद में आप उस कुर्सी पे क्या कर गए, उस कुर्सी पे फिर खुद बैठ गए, उस कुर्सी पर खुद बैठ गए, जम के बैठ गए भैया। और अब ऐसा फ्रीज हुआ है कि सेकेंड इलेक्शन में भी मोदी ही जीता। Isn't it? To have the long lasting change, you should use these 3 steps. अब बच्चों को कंफ्यूजन होता है स्ट्रेटेजिक चेंज और कर्ट लुवेन का चेंज प्रोसेस, क्योंकि दोनों में वर्ड क्या आता है, चेंज आता है। एग्जाम के टाइम पे मैं आपको बताती हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है क्या करना है, आपको फोकस रखना है ऑन दी वर्ड कर्ट लुवेन। अगर कर्ट लुवेन वर्ड मेंशन है ना, तो ये वाला आंसर आएगा, और कर्ट लुवेन वर्ड मेंशन नहीं है तो वो वाला आंसर आएगा, स्ट्रेटेजिक चेंज वाला, ये वाला। ठीक है, बात खत्म। चलो ओके, सो 3 स्टेप्स अनफ्रीजिंग द सिचुएशन। सबसे पहले ये पढ़ते हैं अनफ्रीजिंग द सिचुएशन। सिचुएशन नंबर 1 कहता है लुवेन ने प्रपोज किया दैट जो चेंज है ना, इट शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज। इनके लिए जो है ना एज अ सरप्राइज नहीं, आज से ना हम नई स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। क्या क्या क्या,
ऐसे नहीं करना, इट शुड नॉट कम एट द सरप्राइज। उसके बजाय हम क्या करेंगे, अनाउंसमेंट्स करेंगे, मीटिंग्स करेंगे, उनको प्रिपेयर करेंगे फॉर सच चेंज। इनके लिए सरप्राइज नहीं आना चाहिए। उसके बाद हम नई सिचुएशन पे चेंज करेंगे। हमने कहा एग्जीक्यूट द इंटेंडेड चेंज। इसके लिए हमारे को 3 चीजें लगेंगी। कौन कौन सी? CBI। एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, MCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CBI सबसे पहला कंप्लायंस। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, मुझे अगर किसी इंसान से कोई काम करवाना है, नया कोई काम कराना है, वो पुराने पैटर्न से कर रहा है, मेरे को नए तरीके से काम कराना है, तो मैं ना उसके ऊपर कंप्लायंस बिहेवियर का पैटर्न बना सकती हूँ। जैसे कि मैं तुमसे बोलती हूँ अगर तुम ये काम करते हो तो ठीक है, और अगर तुमने इसको कंप्लाई नहीं किया तो आई विल पेनलाइज यू। जैसे मैडम नहीं कहते होमवर्क करके लाओगे तो ठीक, नहीं तो क्लास से बाहर खड़े हो जाओ। तो कंप्लायंस एक मेथोडोलॉजी है चेंज को लाने की। सेकेंड, बिहेवियर आइडेंटिफिकेशन। ये तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हो। जैसे आपके मम्मी पापा नहीं बोलते हैं वो शर्मा जी का बेटा देखा है कितना पढ़ता है, और एक तुम हो नालायक बिल्कुल। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कर सकते हैं क्या, ऐसे किसी बच्चे का ऐसे किसी बंदे का आइडेंटिफिकेशन करो बिहेवियर का, जिसने कि नया वाला चेंज जो है एक्सेप्ट किया है, और फिर बार बार उसका एग्जाम्पल देते रहो कि देखो मिस्टर शर्मा हैज ऑल्सो वर्किंग फॉर लाइक विद द न्यू स्ट्रेटेजी, व्हाई कांट यू? Got it? Behavior identification. और लास्ट बट नॉट लीस्ट इंटरनलाइजेशन। उसको इतना मोटिवेट कर दो, इतना मोटिवेट कर दो, इतना मोटिवेट कर दो कि वो अंदर से कहे कि हाँ सर बात तो सही है, हमें नई तरीके से काम करना चाहिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, 3 methods फॉर रीअसाइनिंग द पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। लास्ट इज रीफ्रीजिंग। कहता है रीफ्रीजिंग अकर्स व्हेन न्यू बिकम्स द नॉर्मल। अब जैसे हमें लगने लग गया है ना कि भैया मोदी सरकार है, मोदी ही सरकार है इंडिया की, भैया मोदी ही सरकार है, तो रीफ्रीजिंग का मतलब है जब आपको न्यू जो है ना आपका नॉर्मल बन जाए। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन इट परमानेंट इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूअसली रीएनफोर्स। अगर आप चाहते हो कि मोदी की सरकार ही हमेशा रहे तो आपको हमेशा से मोदी के नारे लगाने पड़ेंगे, सो दैट न्यू एक्वायर्ड बिहेवियर डज नॉट डिमिनिश, ताकि कोई और जना इसको आके जो है इस बिहेवियर को आके डिमिनिश ना कर दे। सो इसका मतलब मैंने आपको 2 टॉपिक करा है। फर्स्ट इज स्ट्रेटेजिक चेंज एंड सेकंड इज द कर्ट विंकल चेंज प्रोसेस। एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्क्स। इनके 3 स्टेप्स हैं और आपको जितना कंटेंट यहाँ दे रखा है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आपको यही कंटेंट याद करना है, यही कंटेंट लिख के आना है। मैंने आपको डायग्राम भी बना के देख रखे हैं, देखो कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन है मेरी। हैंडमेड नोट्स आपको इसलिए तो गए हैं कि आपको मालूम भी पड़ जाए कि एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो आप बिल्कुल टिप टू टो बिल्कुल ऐसे ही प्रेजेंटेशन कीजिए। आई एम श्योर यू गोइंग टू फेच द फुल मार्क्स। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Now we have our next topic, which is strategic control. So this topic is important for examination. और मैं आपको बताऊं कि जो आपको टाइप्स दिख रहे हैं ना, टाइप्स, ये एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है। आप मीनिंग ना भी पढ़े चलेगा, बट अगर आप में टाइप्स नहीं पढ़े तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यू आर गोइंग टू पुट योर सेल्फ ऑन रिस्क अगर आप टाइप्स पढ़ के नहीं जाते हो। तो कंट्रोल का मतलब आप जानते हैं कि क्या होता है, आपने पढ़ रखा है मैनेजमेंट के अंदर, इसीलिए आप उसके बारे में लिख भी आते हैं। बट जो हमारा टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है ना, ये नई बात होती है, ये नई बात है, इसीलिए इसको अच्छे से करके जाएंगे। सो वी हैव टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। कितने तरह के कंट्रोल है हमारे पास? 4 टाइप के। प्रीमाइज कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक सर्विलियंस, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल एंड द इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। और आपके सेटिस्फैक्शन के लिए मैं यहाँ पर डेफिनेशन भी रीड कर देती हूँ। कंट्रोल का मीनिंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द स्ट्रेटजी कि हमने जैसे फॉर्मुलेट करी वैसे इंप्लीमेंट हुई या नहीं हुई, और फिर उसके बाद उसमें प्रॉब्लम देखना, और अगर लगता है कि कुछ चेंज करना है तो चेंजेस भी कर लेना, एडजस्टमेंट्स कर लेना। गॉट इट? चलिए तो बात करते हैं हमारे पहले कंट्रोल की, विच इज प्रीमाइसेस कंट्रोल। And here now the premises word is not the word of building. premise मतलब बिल्डिंग नहीं है यहाँ पर। premise का मतलब है assumption। क्या मतलब है बेटा जी? assumption। क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप जो है ना आगे के बारे में एनवायरमेंट के बारे में assumption तो लगा के चलते हैं कि मेरे हिसाब से ना इस कंपनी के इस शेयर का प्राइस बढ़ेगा। assumption ही तो है।
मुझे लगता है कि इस टाइम शेयर मार्केट जो है ना बूम पे जाएगी। प्रेमाइसिस अजम्पशन ही तो है यार। मुझे लगता है कि कोविड के बाद जो है ये चीज जो है गिर जाएगी। बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है अब ज्यादा अच्छी नहीं रही। क्या है? अजम्पशंस। तो बेसिकली हम जो है किस पर काम करते हैं? प्रेमाइस पे काम करते हैं, अजम्पशन पे काम करते हैं। सो ये क्या है? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। कहते हैं इस पर भी कंट्रोल लगाना जारी है। हो सकता है कि आपकी जो अजम्पशन है वही गलत हो। तो उसने बोला प्रमाइस कंट्रोल इज अ टूल ऑफ सिस्टमैटिक एंड कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग। क्या करते रहो आप? देखते रहो। क्या देखते रहो? कि ऐसा तो नहीं है कि एनवायरमेंट चेंज हो गया और आपकी अजम्पशन जो थी वो बेकार चली गई। इसके लिए आपको कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी एनवायरमेंट के अंदर कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एनवायरमेंट में चेंज हो गया है तो कहीं हमारे प्रमाइसिस में यानी अजम्पशन में चेंज लाने की जरूरत तो नहीं है। Is it on the basis of strategy is built? और इसी के बेसिस पर अब आप जानते हैं अजम्पशन के ही बेसिस पर स्ट्रेटेजी बनती है। तो उसने बोला कहीं ऐसा तो नहीं कि एनवायरमेंट तो अपनी दिशा में चल रहा है और आपके अजम्पशंस जो है वो बेकार हो गए। सो यू हैव टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द अजम्पशंस जिन पर की स्ट्रेटेजी बनी हुई है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं उतने वो सब मॉनिटर करने पड़ेंगे। इंडस्ट्री के फैक्टर्स जो है वो मॉनिटर करने पड़ेंगे ताकि आप अपनी अजम्पशंस सही है कि नहीं उसके ऊपर बात कर सको। ओके, चलिए। स्ट्रेटेजिक सर्विलियंस। सर्विलियंस का मतलब क्या होता है? आपने चीज देखी होगी, यू आर अंडर सर्विलियंस, मतलब आप निगरानी के अंदर हैं। यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं? हमने कहा कि यहां पर भी हम निगरानी करेंगे, मतलब सर्विलियंस करेंगे। यहां पर भी हम मॉनिटरिंग करेंगे, बट मॉनिटरिंग करेंगे ऑफ द वेरियस सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन टू नो अबाउट द अनएंटिसिपेटेड इंफॉर्मेशन। हमने कहा जो इंफॉर्मेशन एंटिसिपेटेड है वो तो हमारी असम्पशन बेस्ड है, और कोई इंफॉर्मेशन ऐसी भी तो है जो अनएंटिसिपेटेड है, मतलब जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो क्या जो इन्फॉर्मेशन हम सोच भी नहीं सकते हम उस पर कंट्रोल लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। उसने बोला कि आप इस पर भी मॉनिटरिंग कीजिए। हमने कहा कैसे करें भैया मॉनिटरिंग, हम तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। कहता है आप जो है कंपनी के बारे में जानिए, कैजुअल ब्राउजिंग करिए, आजकल इंटरनेट पे सब कुछ पता होता है, न्यूज़पेपर्स रीड कीजिए, बिजनेस मैगजीन्स देखिए, आपको कहीं ना कहीं अंदाजा हो जाएगा। अनएंटिसिपेटेड चीजें भी क्या हो जाएंगी? एंटिसिपेट हो जाएंगी। एक बार पढ़ के तो देखिए, एक बार करके तो देखिए। नेक्स्ट इज स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। उसने बोला स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, कहते हैं कि एक कंट्रोल ये भी है विच इज द स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, जहां पर कि हम क्या करते हैं? अलर्ट लगाते हैं। कौन सा अलर्ट लगाते हैं? कि भैया देखो ऐसा है, अब चीजें उस मुताबिक नहीं होंगी जैसा हमने सोचा था। जैसे कोविड आया, किसी को पता ही नहीं था। अगर मान लो टेररिस्ट अटैक हो जाए, किसी को पता होता है? नेचुरल कैलामिटी आ जाए, किसी को पता होता है? नहीं पता होता। तो हमने बोला स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। हो सकता है ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो हैं वो हमें इस बात पे मजबूर कर दें कि देख लो क्या तुम्हारी स्ट्रेटेजी अब चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। और उसने बोला ऐसे इवेंट से अगर आप डील करना चाहते हैं तो आपके पास हमेशा क्या होनी चाहिए? क्राइसिस मैनेजमेंट टीम। आई कॉल इट एज अ CMT, क्राइसिस मैनेजमेंट टीम। मैंने आपको पढ़ाया है EIS में चैप्टर नंबर 1 के अंदर विच इज BCP, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान। हम क्या कहते हैं कि आपके पास हमेशा क्या होना चाहिए? बैकअप होना चाहिए, आपको काम हमेशा करते रहना चाहिए। स्पेशल अलर्ट कंट्रोल वही चीज कहता है कि आप जो है ऐसे इवेंट जो कि नेचुरल कैलामिटीज हैं, टेररिस्ट अटैक है, इन सब इवेंट से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी स्ट्रेटेजी जो है वापस से, हो सकता है ऐसे इवेंट्स कंसिडर करने के बाद आपको हो सकता है स्ट्रेटेजी लगे कि नहीं ये अब नहीं चलेगी। तो ऐसी चीजों के लिए आपके पास हमेशा बैकअप प्लान होना चाहिए और आपके पास कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल। कहता है कि जब आप स्ट्रेटजी को लगाएं तो हो सकता है कि आपने जैसी सोची थी वैसे सामने वाले ने लगाई नहीं, है ना? तो स्ट्रेटेजी जैसे सोची थी वैसे हो सकता है कि इंप्लीमेंट नहीं हुई। तो इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल का मतलब है कि आपको इंप्लीमेंटेशन पर कंट्रोल लगना है। यू हैव टू सी कि स्ट्रेटेजी वैसे ही इंप्लीमेंट हुई जैसे कि होनी चाहिए थी या नहीं। इसके लिए पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। इट कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर्स द बेसिक डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेटेजी। इट इंक्लूड्स मॉनिटरिंग द स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट, कि हमें चाहिए क्या था, थ्रस्ट, प्यास, भूख किस चीज की थी, एंड माइलस्टोन रिव्यूज, और हमने उखाड़ क्या लिया? स्ट्रेटेजी की इंप्लीमेंटेशन से। इन दो बातों का पता लगाते ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या स्ट्रेटेजी वैसे ही इंप्लीमेंट हुई थी जैसे कि हमने सोची थी या
नहीं। सो हमारे पास 4 टॉपिक थे, 4 टाइप से स्ट्रेटेजी कंट्रोल के, फोर्सेस प्रेमाइसिस कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक सर्विलियंस, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल एंड द इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 4 मार्क्स, इवन इट कैन कम फॉर 2 मार्क्स सेपरेटली। इन पर 2-2 नंबर के क्वेश्चन सेपरेटली भी बन सकते हैं। फर्दर इन पे एमसीक्यू भी आ सकता है। हो सकता है कि वो तुमको मान लो एग्जाम्पल ये पॉइंट दे दिए, ये 2 पॉइंट दे दिए, या ये लाइन दे दी, और वो कह रहा है कि बताओ इस पे कौन सा कंट्रोल लगने की बात हुई है, तो वी विल राइट द इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। सो हाईली इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मैं अपने क्लास में एमसीक्यू ऐसे ही कवर कराती हूँ, जब आपका बेसिक फंडा क्लियर होता है ना बेटा, तो आप अच्छे से एमसीक्यू क्लियर कर पाते हैं। ओके, चलिए फिर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, हमारे पास में 2 टॉपिक है, बेंचमार्किंग एंड बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में ना इन दोनों में से कोई एक टॉपिक तो आ ही जाता है। तो अगर आप चैप्टर नंबर 8 को प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले बेंचमार्किंग और बीपीआर का टॉपिक जो एग्जाम में रिविजन करके छोड़ दीजिए। इन दोनों में से एक टॉपिक आ ही जाएगा। हाँ जी बच्चा। सो वी आर स्टार्टिंग विद द बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। सो वी हैव बिजनेस प्रोसेस, मतलब बिजनेस में जो कि प्रोसेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बिजनेस प्रोसेस। उसकी क्या हो रही है, री इंजीनियरिंग। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, री इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक घर है, उसको बनाते हैं तो क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग। और एक घर को दोबारा बनाना मतलब री इंजीनियरिंग। तो एक प्रोसेस है अभी एग्जिस्टिंग, वो चल रहा है, बट जब हम उसी प्रोसेस को चेंज कर देंगे, मान लो मैंने कहा पढ़ाना, मेरा पढ़ाना क्या है, मेरा बिजनेस प्रोसेस है, बट मान लो मैंने इसी प्रोसेस को चेंज कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। और आपको पता है, आपको नया प्रोसेस आपने चेंज किया है, इसका मतलब आपने, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर आपने छोटा मोटा चेंज किया है ना, तो इट इज नॉट द पार्ट ऑफ बीपीआर, बिकॉज बीपीआर सेज नो ओल्ड आइडियाज। आपको प्रॉपर घर पुराने वाला तोड़ना पड़ेगा, प्रॉपर पूरा तोड़ना पड़ेगा, और फिर हम उस पर नई बिल्डिंग खड़ी करेंगे। मतलब पुराना प्रोसेस नहीं चलेगा, नया प्रोसेस, नए आइडियाज, नो ओल्ड आइडियाज। और जो चेंज होना चाहिए ना, वो अच्छा खासा चेंज होना चाहिए, ये नहीं कि माइन्यूट चेंज हुआ है। अगर माइन्यूट चेंज हुआ है देन वी विल नॉट कंसिडर एज अ बीपीआर। होता क्या है, ध्यान से देखिए, हर प्रोसेस में, हर बिजनेस में क्या होता है, उनके जो प्रोसेस होते हैं उसको लेके री इंजीनियरिंग होती रहती है। जैसे कि मान लो अब बच्चों के आजकल टेस्ट सीरीज है, पहले एक जमाना था जब बच्चों के टेस्ट ना, बच्चों को क्लासरूम में बुला के लिए जाते थे, उसका अपना एक प्रोसेस था, बट हमने अब वो सारा प्रोसेस जो है वो खत्म करके टेस्ट सीरीज जो है ऑनलाइन कर दी पूरी की पूरी। जहां एक बच्चा घर बैठ के टेस्ट कभी सोच भी नहीं सकता था, आज वो बच्चा घर बैठ के टेस्ट दे रहा है। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, एंड इट इज अ ड्रामेटिक चेंज। तो देखते हैं क्या कहता है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। हमें क्या क्या पढ़ना है, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट्स, एलिमेंट्स, इंप्लीमेंटेशन, रोल एंड प्रॉब्लम्स। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, इंप्लीमेंटेशन प्लस मीनिंग। हाँ जी, सो मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट सबसे पहले पढ़ेंगे। बीपीआर रेफर्स टू द एनालिसिस करते हैं एंड रीडिजाइन ऑफ द प्रोसेसेस। हम प्रोसेस को दोबारा से लेके आते हैं, बोथ विद इन एंड बिटवीन द बिजनेस फर्म्स। हमारे फर्म के अंदर भी चेंज होता है, और मान लो हम 2-4 फर्म में मिलके काम कर रही हैं। मान लो मैंने एक एग्जाम्पल बोला कि मान लो मेरे साथ एक और टीचर साथ में पढ़ा रहे हैं, मान लो वो अकाउंट्स पढ़ाते हैं, मैं ईएसएम पढ़ाती हूँ, तो हम दोनों मिलके मान लो पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे बीच, हमारे काम करने के पैटर्न में भी क्या हो जाए, चेंज आ जाए। ये वाली लाइन याद रखेंगे एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अ टोटल डीकंस्ट्रक्शन। टोटल का मतलब सब कुछ खत्म, पुराना सब कुछ खत्म, टोटल डीकंस्ट्रक्शन, पुराना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, एंड रीथिंकिंग ऑफ अ बिजनेस प्रोसेस, मतलब नया आएगा। देखो, पुराना हटेगा, ओल्ड हटेगा, और रीथिंकिंग ऑफ अ बिजनेस प्रोसेस मतलब न्यू आएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, बीपीआर।
इसको करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, बट उसने बोला कि इसमें होता क्या क्या है जब हम करते हैं। तो हमने कहा इसमें ऑपरेशनल एक्सीलेंस होती है। हम जब भी री इंजीनियरिंग करते हैं तो हम एक्सीलेंस के लिए करते हैं। प्रोसेस ओरिएंटेशन होती है, प्रोसेस का जो बनावट होता है, प्रोसेस जो होता है उसकी उसकी सब कुछ चेंज हो जाता है, एक नया ही प्रोसेस सामने आता है। नो ओल्ड आइडियाज, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट एंड इट गिव्स लीड टू द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर मेरा प्रोसेस अच्छा होगा, चेंज होगा, अपडेटेड होगा, नया होगा, सो आई विल हैव द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। गॉट इट। चलिए अब हम बात करते हैं अबाउट द एलिमेंट्स। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ बीपीआर, मतलब मेरे को अगर बीपीआर करना है तो क्या करना चाहिए। देखिए कहते हैं री इंजीनियरिंग, री इंजीनियरिंग, री इंजीनियरिंग। सो री इंजीनियरिंग एम्स एट फंडामेंटल रीथिंकिंग। सबसे पहले तो आपको दोबारा सोचना पड़ेगा ना कि आपको क्या अपने प्रोसेसेस नए लगाने हैं। नए लगाने हैं तो ठीक है, सोच लिया आपने। रेडिकल रीडिजाइनिंग ऑफ द प्रोसेस, फिर उसको रीडिजाइन कर दो। और ध्यान रखो जब आप रीडिजाइन कर रहे हो कि उससे जो चेंज आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, ड्रामेटिक चेंज आना चाहिए। और ये तीन क्या बन जाते हैं हमारे एलिमेंट्स। चलिए बात करते हैं इंप्लीमेंटिंग बीपीआर इन द ऑर्गेनाइजेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और इसको आप आईसीआई के मैथ से भी कर लेंगे एक बार। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। Implementing BPR in the organization. Now we say if we have to implement BPR, मतलब कि पुराना प्रोसेस हटाना है, नया प्रोसेस लगाना है, तो कैसे करेंगे। तो हमने कहा सबसे पहले डिटरमाइन करो। क्या डिटरमाइन करो, अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स एंड फ्रेमवर्क। मतलब हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर ध्यान करो कि कस्टमर क्या चाहते हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कस्टमर हमारा देवता है, कस्टमर हमारा देवता है। वी आर डूइंग कस्टमर ओरिएंटेड थिंग्स। कस्टमर क्या चाहता है, फिर अपने अंदर झांको। स्टडी द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। क्या हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस हमारे ऑब्जेक्टिव्स और हमारे कस्टमर की नीड्स को फुलफिल कर पा रहा है। अगर हाँ तो कोई टेंशन नहीं, अगर ना तो रीडिजाइन द बिजनेस प्रोसेस प्लान। नए नए बिजनेस प्रोसेस के प्लान को रीडिजाइन करने का और फिर उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर देने का। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट इज रोल ऑफ आईटी इन बीपीआर। बीपीआर करने में आईटी का क्या रोल है। आईटी से आपको स्पीड मिलेगी, आप ग्लोबली जा सकते हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन को अलग स्ट्रक्चर मिल सकता है, बिजनेस वैल्यूज आ जाती है। And what are the problems in BPR? BPR is now we say at a time audited process। वो कहते हैं कि भैया आप चलो किनारे हटो, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ होता नहीं है। अब तो हम नया ही सीधे सीधे कुछ कर लेते हैं, हमारे को पुराने से मतलब ही नहीं होता, सब कुछ नया आ जाता है, पुराना कुछ नहीं होता है, बात खत्म। नेक्स्ट अगर हमें किसी की बाल की खाल उखाड़नी होती है तो वी से कि हमारी टाइम और कॉस्टिंग लगती है नई चीज को करने के लिए, और वो कहता है इनएफिशिएंसी होगी। इनएफिशिएंसी कब होगी, जिस दौरान हम नया बना रहे होंगे और पुराने को हटा रहे होंगे, उस दौरान हमारी इनएफिशिएंसी आएगी। बाल की खाल उखाड़ने वाली बात है। एग्जाम में रोल इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ये ओल्ड सिलेबस में आया करता था। प्रॉब्लम्स इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये भी ओल्ड सिलेबस में आया करता था। बट नए सिलेबस में आपको इंप्लीमेंटिंग बीपीआर या फिर ये जो पॉइंट्स है ना मीनिंग वाले, ये दिस कॉन्सेप्ट इंक्लूड्स, ये वाले पॉइंट भी आपको देखने को मिल रहे हैं। सो एग्जाम के लिए ये दो टॉपिक मीनिंग कंसेप्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज फार एज द न्यू सिलेबस इज considered. So this was all about the business process engineering. Thank you so much. Now next topic is benchmarking. अगर मैं benchmarking की बात करूँ ना तो ये टॉपिक आपके लिए बेहद आसान है। क्यों? क्योंकि ये तो आपके साथ जिंदगी भर होता ही आया है। जैसे कि मैम क्या कहना चाहती हैं आप? देखो आपने कभी जब रिजल्ट आपके आए होंगे तो आपके मम्मी पापा ने बोला होगा ना, वो शर्मा जी के बेटे के तो इतने मार्क्स हैं, तुम्हारे इतने कम कैसे रह गए। तो ये कुछ नहीं था, इट वॉज ऑल अबाउट बेंचमार्किंग। कैसे? देखिए मम्मी पापा ऐसा आपको क्यों बोलते थे, ताकि आप अपने आप को शर्मा जी के बच्चे से कंपेयर करो और फिर वो आपके अंदर इंप्रूवमेंट लेके आ सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोर कंसेप्ट ऑफ बेंचमार्किंग। वो आपके अंदर इंप्रूवमेंट चाहते हैं। ऐसे ही सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने अंदर एक इंप्रूवमेंट चाहता है तो वो बेंचमार्किंग को, अगर वो अपने अंदर बेंचमार्किंग प्रोसेस को अप्लाई करता है, दैट मीन्स इट इज नथिंग अदर देन इंप्रूवमेंट। दैट मीन्स अपने अंदर क्या लेके आना बेटा जी, इंप्रूवमेंट लेके आना। अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है बिजनेस अपने बिजनेस में बेंचमार्किंग को अप्लाई करता है। हमें से पढ़ना है मीनिंग और प्रोसेस। मीनिंग, अब आप मीनिंग को देखोगे तो मीनिंग में आपको यही सारी बातें जो मैंने आपको समझाई वही आपको लिखी हुई मिलेंगी। बेंचमार्किंग में भी डिफाइंड एज ए स्टैंडर्ड
अभी वो शर्मा जी का बेटा क्या बना दिया, उसको स्टैंडर्ड बना दिया ना। अब हर बार आपको इससे कंपेयर किया जाएगा, मतलब उसको बेंचमार्क बना दिया, उसको स्टैंडर्ड बना दिया, अगेंस्ट विच थिंग्स में बी कंपेयर, जैसे कि तुम्हारे मार्क्स को कंपेयर किया जाता है ना। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ऑर्गेनाइजेशन में हम सोच सकते हैं यार सामने वाली कंपनी भी तो बैग बनाती है, उसको एक बैग बनाने की कॉस्ट तो 200 रुपए आती है, तो मैं भी बैग बनाता हूँ, बट मेरे बैग बनाने की कॉस्ट 200 रुपए क्यों नहीं आती, मेरे बैग बनाने की कॉस्ट 300 रुपए कैसे आ रही है। अगेन दिस इज अ बेंचमार्किंग। ओके, सो आगे वो कहता है इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड देन लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस। और ये बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिस कौन है, ये है बेटा शर्मा जी, ये है शर्मा जी का बेटा। ओके, तो बेटा जी बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिस का मतलब होता है इंडस्ट्री में उस काम को जो बेस्ट तरीके से कर रहा है उसको बोलते हैं बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस। तो हम क्या करते हैं, हम उसको बेटा जी आइडेंटिफाई करते हैं, हम उसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उससे क्या करते हैं, लर्न करते हैं, चिढ़ते नहीं है, लर्न करते हैं। क्लियर, चलिए अब आगे वो बोलता है व्हाट आर द एरियाज इन विच बेंचमार्किंग प्रोसेस कैन बी हेल्पफुल। देखो ऐसे तो बेंचमार्किंग किसी के लिए भी हेल्पफुल है, तुम्हारे को तुम्हारे अंदर तुम्हारे मार्क्स में इंप्रूवमेंट लाने के लिए भी हेल्पफुल है ना, तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी काफी सारी चीजों के लिए हेल्पफुल होता है, जैसे कि प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए हेल्पफुल होता है, प्लांट यूटिलाइजेशन लेवल्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। कैसे, एग्जाम्पल, अगर सामने वाली कंपनी जो है वो अपने प्लांट को 80% यूटिलाइज कर रही है, आपने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा ना, प्लांट को 50% यूज कर रहे हैं, 60% यूज कर रहे हैं, 80% यूज कर रहे हैं, 100% यूज कर रहे हैं, तो आप भी कहोगे ना कि भाई तुमने अपने प्लांट को क्यों छोड़ रखा है, आप भी अपने प्लांट को अच्छे से यूज करो ना। तो हम कंपैरिजन कहीं पर भी करके इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। फिर एचआर मैनेजमेंट हो गया, असेसमेंट ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो कि मैंने अभी आपको बैग वाला एग्जांपल दिया, राइट। सो दीज आर ऑल द एरियाज हमारे पास में जो आते हैं जहां पर के बेंचमार्किंग लगा सकते हैं। क्या मैम ये हार्ड एंड फास्ट रूल है कि एरियाज यही हो सकते हैं, नहीं, बेंचमार्किंग इज फॉर द सेक ऑफ इंप्रूवमेंट, और हम इंप्रूवमेंट को किसी भी एरिया में ला सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट, दैट इज योर प्रोसेस की। इसका प्रोसेस जो है एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस हमारे प्रोसेस में बेटा जी कितने स्टेप्स है हमारे पास इसमें बेटा जी है 6 स्टेप्स। 6 स्टेप्स हैं, कितने स्टेप्स हैं बेटा, 6 स्टेप्स हैं। आपको ये 6 स्टेप्स एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। दिस क्वेश्चन कम्स फॉर 7 मार्क्स, जिसमें कि आपको मीनिंग लिखना होता है और फिर उसके बाद उसके स्टेप्स लिखने होते हैं। आइए देखते हैं उसका फर्स्ट स्टेप क्या है। देखिए फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई द नीड ऑफ बेंचमार्किंग। कहते हैं पहले देख तो लो कि आपको बेंचमार्किंग की नीड भी है कि नहीं। मैंने कहा मैम कुछ समझी नहीं। सपोज करो कि आपको शर्मा जी के लड़के के साथ कंपेयर किया जाता है, बट मान लो कि आप ही शर्मा जी के लड़के हो, आप ही वो व्यक्ति हो जो कि इतने अच्छे मार्क्स लेके जाता है, तो आपको तो इंप्रूवमेंट की जरूरत ही नहीं है, राइट। सो अगर कोई कंपनी में इंप्रूवमेंट की जरूरत ही नहीं है तो फिर बेंचमार्किंग लगाना क्यों है। तो फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ बेंचमार्किंग। सेकंड इज क्लियरली अंडरस्टैंड द एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस। मतलब अब आप देखो कि अपने अंदर झांको कि आप कैसे करते हो, अपने अंदर झांको, अंडरस्टैंड द एग्जिस्टिंग डिसीजन प्रोसेसेस। अपने अंदर झांक के देखो आप कैसे परफॉर्म करते हो, आप कोई चीज को कैसे टेकअप करते हो। फिर उसके बाद क्या करो, बाहर झांको और देखो कि इंडस्ट्री में इस काम को बेस्ट प्रैक्टिस, बेस्ट प्रोसेस कौन करता है। आइडेंटिफाई द बेस्ट प्रोसेसेस और द प्रैक्टिसेस। जो काम आप कर रहे हो उस सेम काम को बेस्ट तरीके से कौन करता है उसको आइडेंटिफाई करो। जैसे कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया वो तो जी कौन है, शर्मा जी का बेटा है जो कि इस काम को बहुत अच्छे से करता है। कौन सा काम, क्लास में फर्स्ट आने का काम। चलिए तो अभी तक 3 स्टेप्स बताए मैंने आपको। कौन कौन से 3 स्टेप्स है। सबसे पहले क्या करना है बेटा आपको, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपको बेंचमार्किंग की नीड है भी या नहीं। फिर सेकंड बात आपको देखनी है कि आप कैसे उस चीज को टेकअप करते हो, एग्जिस्टिंग डिसीजन प्रोसेसेस। देन थर्ड वन इज आइडेंटिफाई द बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस। अब भैया आपने देख लिया, क्या देख लिया कि यार ये कंपनी जो है ना इस काम को इस तरीके से करती है और फिर अव्वल नंबर पे आती है, तो ठीक है कंपैरिजन करते हैं वो कैसे करती है और हम कैसे करते हैं।
वो कैसे करती है और हम कैसे करते हैं। फिर उसके बाद एक रिपोर्ट बनाते हैं, डेविएशन क्या क्या है, डेविएशन की रिपोर्ट बनेगी, इंप्लीमेंट करेंगे जो भी डेविएशन के लिए हम नेसेसरी स्टेप्स लेना चाहते हैं, उन स्टेप्स को इंप्लीमेंट करेंगे और देखेंगे लास्ट में कि उन स्टेप्स को इंप्लीमेंट करने के बाद में क्या हमारी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट हुई या नहीं हुई। अगर हमारी प्रोसेस में इंप्रूवमेंट हुई मतलब हम सक्सेसफुल हो गए, हमारे भी मार्क्स अगर बढ़िया आ गए, इसका मतलब जी शर्मा जी के साथ में कंपैरिजन जो है फ्रूटफुल रहा। सो हमारे पास टोटल कितने स्टेप्स है बेटा, 6 स्टेप्स है। सबसे पहले क्या है, नीड आइडेंटिफाई करो, फिर उसके बाद क्या देखो, उसके बाद देखो कि तुम कैसे काम करते हो, फिर देखो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन करने वाला है, फिर से अपने आप को कंपेयर करो, फिर एक रिपोर्ट जनरेट करो डेविएशंस की और टेक द नेसेसरी स्टेप्स एंड देन इवैल्यूएट कर लो कि क्या आपकी परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग को इंप्लीमेंट करने के बाद में इंप्रूव हो पाई या नहीं इंप्रूव हो पाई। 2 मिनट लेके और इस पूरे के पूरे टॉपिक को अच्छे से आप रीड करिए। ये सारी चीजें आपको रीड करनी है, ये भी सारा कंटेंट बेटा आपको रीड करना है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव से these 6 स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अगर बात करूं तो आपको क्या देखने में आता है, 6 स्टेप्स प्लस मीनिंग, जो कि आपको बेटा जी 7 मार्क्स में देखने को मिल जाता है।